आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का मैकेनिक्स, जो पहला चैप्टर है बच्चों, एक तरह से कह सकते हो आप। जो क्लास फर्स्ट ईयर है वो मैकेनिक्स से स्टार्ट होती है, फिजिक्स है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैकेनिक्स क्या है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे काइनेमेटिक्स की। ओके, तो बच्चों जरा समझने की कोशिश करते हैं मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जो मोशन के कॉज एंड इफेक्ट को डील करता है। ओके, तो आप बोल सकते हैं मैकेनिक्स इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स विच डील विथ इफेक्ट एंड द कॉज ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। ओके, तो मैकेनिक्स हम कह सकते हैं ये डील करता है इफेक्ट एंड कॉज ऑफ द मोशन का। अगर हम बात करें तो बच्चों ये मैकेनिक्स दो तरह से होता है, ठीक है, एक स्टैटिक्स और है डायनेमिक्स, है ना। स्टैटिक्स कब किस में हम स्टडी करेंगे, जब हमारा पार्टिकल किस पे होगा, रेस्ट पे होगा। मतलब आप लिख सकते हो यहाँ पे व्हेन पार्टिकल एट रेस्ट, तो उसकी स्टडी हम किस में करते हैं बच्चों, उसकी स्टडी करते हैं मैकेनिक्स के स्टैटिक्स वाले ब्रांच में, है ना। और डायनेमिक्स क्या होता है, ये क्या डील करता है बच्चों, ये डील करता है जब हमारा व्हेन पार्टिकल एट मोशन में होता है, ठीक है, मोशन में होता है, तो उसकी जो स्टडी करते हैं बच्चों वो किस में करते हैं, हम लोग डायनेमिक्स में करते हैं, ठीक है। अब डायनेमिक्स की बात करें बच्चों, तो डायनेमिक्स हमारा दो पार्ट में इनको भी तोड़ लेते हैं, दो ब्रांचेस इसको भी बना लेते हैं। कौन कौन सा, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। ओके, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। ओके, चलो काइनेमेटिक्स क्या बच्चों, जरा काइनेमेटिक्स को समझते हैं। काइनेमेटिक्स इसको साइंस ऑफ मोशन भी बोलते हैं, इसको साइंस ऑफ मोशन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं बच्चों, ये ऐसा इसलिए बोलते हैं कि काइनेमेटिक्स में किसी पार्टिकल के केवल मोशन की बात हम करते हैं, केवल उसको मोशन को डील करता है, न कि उसके कॉज को, ठीक है। ये जो काइनेमेटिक्स होता है बच्चों, काइनेमेटिक्स ये डायनेमिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें केवल हम पार्टिकल के मोशन की बात करते हैं, इसीलिए हम लोग साइंस ऑफ मोशन भी इसको बोलते हैं। जबकि काइनेटिक्स में हम लोग मोशन का कारण की बात करते हैं, है ना। यहां पे हम मोशन की बात करते हैं, केवल मोशन को डील करता है बिना ये जाने कि उस मोशन का वजह क्या है, कारण क्या है। जबकि काइनेटिक्स में हम लोग मोशन के कारण की बात करते हैं। तो पूरे फर्स्ट ईयर में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ये काइनेमेटिक्स, है ना। तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों वो है काइनेमेटिक्स, और हम लोग पढ़ेंगे क्या, अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो मैं इसको भी हटा देता हूं और मोशन ऑफ पार्टिकल पर अपन लोग चलते हैं कि मोशन ऑफ पार्टिकल क्या है ना। चलो, तो मैं इसको अभी हटा देता हूं, ये मैं हटा देता हूं बच्चों, और हम लोग बात करते हैं काइनेमेटिक्स की। ओके, काइनेमेटिक्स की हम लोग बात कर लेते हैं। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है भाई, काइनेमेटिक्स ब्रांच ऑफ साइंस होता है या ब्रांच ऑफ फिजिक्स होता है, जिसमें हम बॉडी के या पार्टिकल के मोशन की बात करते हैं। तो पहला ही टॉपिक हमने बात करेंगे मोशन की। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लें कि मोशन क्या होता है, कब हम कहेंगे कोई पार्टिकल मोशन में है और कब कहेंगे हम लोग रेस्ट में है। तो मोशन को ना तो लिख लो बच्चों, लिख लो अ पार्टिकल, लिख लो अ पार्टिकल is said to be in motion, said to be in motion when it changes their position. A body is said to be in motion when it changes their position continuously with respect to reference point within time या with time। ओके, with time, ठीक है। चलो समझो, हमने कहा बच्चों क्या मोशन क्या है, किसी पार्टिकल को हम कब बोल सकते हैं वो मोशन में, when a particle is set to motion when it changes their position continuously with respect to a reference point within time।
A body is set in motion when it changes their position continuously with respect to a reference point within time. देखो बच्चों, इसमें दो चीज हमने यूज किया, एक तो हमने यूज किया रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, और दूसरा हमने चेंज किया पोजीशन। ये दो नया वर्ड हमने यूज कर लिया यहाँ पे। एक तो हमने बात कर लिया पोजीशन की और दूसरी बात कर लिया हमने रेफरेंस पॉइंट की। तो पोजीशन और रेफरेंस पॉइंट जरा क्या होता है उसको समझने की एक छोटी कोशिश करते हैं ना, देखते हैं। जैसे बच्चों समझो, अगर मान लो मैं कहता हूं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं, ये कोई ओरिजिन है, मान लीजिए ये ओरिजिन है ना, और कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा गया है, या कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा गया है, ठीक। तो अगर मुझे ये इसका लोकेशन बताना हो, इस ऑब्जेक्ट का लोकेशन बताना हो, तो सबसे पहले अपने को क्या बताना पड़ेगा कि हम कहां से मेजरमेंट करना स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर हमें मेजरमेंट यहां से करना है तो हम इसका लोकेशन बता सकते हैं, इसकी पोजीशन बता सकते हैं। अगर हमें यहां से मेजर करते तो इसकी हम पोजीशन बता सकते हैं। अगर हम यहां से मेजर करते तो इसकी पोजीशन बता, मतलब हर जगह से, हर पॉइंट से इसका पोजीशन क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जहां से हम मेजर करते हैं, जिस पॉइंट से हम उसका मेजरमेंट लेना चाहते हैं, उस पॉइंट को अपन लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। तो अगर मैं ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट मानता हूं तो मैं इसका पोजीशन, इसकी पोजीशन को कैसे बताऊंगा, मैं ये बात कह दूं कि इसका जो पोजीशन है वो 20 मीटर है। मैं इसकी पोजीशन की अगर बात कर दूं बच्चों कि ये 20 मीटर है, पोजीशन में बोल दूं ये 20 मीटर पे है ना, मैं ये बात बोल दूं ये 20 मीटर है, तो कहीं ना कहीं ये 20 मीटर बात बोलना ये क्या है, इनकम्प्लीट डेटा है, इनकम्प्लीट डेटा है। ओके, क्यों? क्योंकि किसी भी पोजीशन को बताने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ में क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन ही बताना पड़ेगा। क्योंकि 20 मीटर तो देखो इधर भी हो सकता है, 20 मीटर 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 इधर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन हमको अगर इसका लोकेशन बताना है, इसका पोजीशन बताना है, तो मुझे डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। मुझे बताना पड़ेगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और बताना पड़ेगा ईस्ट से कितना डिग्री, मान लीजिए 37 डिग्री पे, और ईस्ट से 37 डिग्री पे इसकी पोजीशन है। तो एक बात आप देख लो, पोजीशन क्या होता है, पोजीशन में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या आ रहा है, उसका डायरेक्शन भी आ रहा है। मतलब आप समझिए, मतलब को रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जहां से मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं, जहां से मेजर करना स्टार्ट करते हैं, जिस पोजीशन से लेते हैं, जिस पॉइंट से लेते हैं, दैट इज नोन एज द रेफरेंस पॉइंट। और जब जिसका हम लोकेशन बताते हैं कि उसका लोकेशन कहां पे है, वो उसकी पोजीशन को बताता है। और पोजीशन कैसे बताएगा, पोजीशन कैसी क्वांटिटी हो गई, पोजीशन बच्चों वेक्टर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल मैग्नीट्यूड से काम नहीं चल रहा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी अपने को बताना पड़ रहा है ना। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, पोजीशन है, उसको हमको बताना पड़ेगा कि 20 मीटर ईस्ट से 37 डिग्री पे है ना, तो आप बता पाएंगे इसकी पोजीशन क्या है ना। तो उसी तरह से मोशन को अगर हमें डिफाइन करना होगा, समझो बात को, उसी तरह से अगर हमें मोशन को डिफाइन करना है, किसी ऑब्जेक्ट का वो मोशन में है या रेस्ट पे है, उसके लिए हमें रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ेगा, और हमें बताना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे समझो बच्चों, जैसे अगर हम लोग बात कर लें कि एक बस है ना, एक बस है, ये स्कूल बस, ठीक है, ये स्कूल बस है, और स्कूल बस में ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, ये ड्राइवर बैठा हुआ है, यहाँ पे एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, यहाँ पे एक और स्टूडेंट बैठा हुआ है, ठीक है, ये 1, ये स्टूडेंट ए है, ये स्टूडेंट बी है, ओके। और यहाँ पे कोई एक आदमी जो है इस बस का इंतजार कर रहा है, समझो। तो देखो बच्चों, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में इसकी बात करूं, इसको मैं रेफरेंस पॉइंट लूं, ठीक है, अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट लूं तो इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन क्या चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। इसके रिस्पेक्ट में इसका क्या पोजीशन चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा। अगर बच्चों इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज हो रहा होता टाइम के साथ में, तो ये बाहर निकल जाता बस से, है कि नहीं, ये बाहर निकल जाता बस से। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, इसके रिस्पेक्ट में इसकी कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही, लेकिन हाँ इसके रिस्पेक्ट में, इस आदमी के रिस्पेक्ट में इस बस का पोजीशन टाइम के साथ साथ देखो चेंज हो रहा है। अगर लेकिन मैं रेफरेंस पॉइंट किसको ले लिया, अब रेफरेंस पॉइंट इस आदमी को जब लिया, तो उसके रिस्पेक्ट में इस बस का पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू अ टाइम, है ना, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विद द टाइम, ओके। तो मैं बोल सकता हूं कि इसके रिस्पेक्ट में ये बस भी मोशन में है, ये आदमी भी मोशन में, ये भी आदमी मोशन में, ये भी आदमी मोशन में है,
ठीक है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन में नहीं है, ये रेस्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन में नहीं है, ये रेस्ट में, क्योंकि इन दोनों का पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, जबकि इसके रेफरेंस पॉइंट लेने पे इन दोनों का पोजीशन क्या हो रहा है, टाइम के साथ में चेंज हो रहा है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में बताने के लिए कि बॉडी रेस्ट में है या वो मोशन में है, तो अपने को सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा कि हम रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हैं, है ना। जब हम रेफरेंस पॉइंट डिफाइन कर पाएंगे तभी हम बता पाएंगे कि वो बॉडी रेस्ट में है या फिर मोशन में है। क्योंकि रेस्ट और मोशन की बात बच्चों हम ऐसे नहीं बता पाएंगे, किसके रिस्पेक्ट में मोशन में है, किसके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है, ये बातें हम जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम नहीं बता पाएंगे। तो ये बात अपन को समझ में आया बच्चों कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन में होने के लिए अपने को बताना पड़ेगा कि कहां से हम उसको देखना चाह रहे हैं, कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। तो ये इसका रेफरेंस पॉइंट हुआ अगर, तो ये बस, ये आदमी दोनों, ये ड्राइवर तीनों मोशन में होंगे। अगर मैं रेफरेंस पॉइंट इस ड्राइवर को लेता हूं तो ये दोनों इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, क्योंकि इनका पोजीशन टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा है। जरा आप भी ऑब्जर्व करो बच्चों, अगर इसके साथ में इसका पोजीशन चेंज हो रहा होता, इसके रेफरेंस में इसके अगर ऑब्जर्वर ये ड्राइवर होता है ना, और उसके रिस्पेक्ट में अगर इसका पोजीशन चेंज कर रहा होता तो बच्चों पता चलता है बस आगे निकल गई, वो पीछे छूट गई, या वो आगे निकल गए बस पीछे छूट गई, ठीक है। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है और ये ऑब्जर्वर है, तो ये पूरी बॉडी किसमें है, मतलब ये इसके रिस्पेक्ट में ये, और इसके रिस्पेक्ट में ये, इसके रिस्पेक्ट में ड्राइवर, ये तीनों किसमें है, रेस्ट में है। लेकिन ये अगर ऑब्जर्वर ये बाहर बैठा हुआ आदमी है तो ये बस, ये आदमी सभी लोग क्या होंगे, मोशन में होंगे। ओके चलो, तो मोशन की इतनी कहानी थी। और अगर इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो हम बोल देंगे बॉडी किसमें है, इसके रिस्पेक्ट में किसमें है, रेस्ट में है। ओके, तो चलो अब मोशन समझ में आया कि पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस देयर पोजीशन कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विद टाइम, दैट इज नोन एज द मोशन। तो अब मोशन की जरा बात कर लें, है ना। अगर हम डायमेंशन के बेसिस पे बात करें तो मोशन को हम लोग कितने तरीके से बोल सकते हैं, कितने तरह का मोशन होता है ना। तो कितने तरह का मोशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, है ना। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन हम लोग मोशन को 3 तरीके से बोल सकते हैं, है ना। कौन कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, जिसमें डायमेंशन चेंज होता हो, है ना। चलिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे समझते हैं जरा, कितने तरह का मोशन, थोड़े इसकी चर्चा भी कर लेंगे यहीं पे हम लोग। पहला 1D मोशन, 1 डायमेंशन मोशन, 1D मोशन, इसको 1 डायमेंशनल मोशन। ओके, लिख नहीं रहे हैं, चलो लिख ही देते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन। ओके, और यहां पे क्या 2D मोशन, और यहां पे क्या 3D मोशन, 3D मोशन। समझते हैं जरा बच्चों, 1D मोशन क्या होता है, 2D मोशन क्या होता है, जरा समझते हैं। जैसे अगर बच्चों में बात करूं कोऑर्डिनेट सिस्टम की, है ना, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हमारा जेड एक्सिस। ओके, अगर मैं किसी पार्टिकल का मोशन होता, मैं अगर कहूं किसी पार्टिकल का मोशन होता है जिसमें केवल और केवल एक 1 कोऑर्डिनेट जो होता है वो चेंज हो रहा है। जैसे मैं कह दूं कि यहाँ पे एक बाइक है, ओके, ये बाइक है, ठीक, और बाइक इधर की तरफ एक्स की तरफ मूव कर रहा है, तो ये पोजीशन, ये बी पोजीशन, ये सी पोजीशन। तो ए पोजीशन का जो कोऑर्डिनेट है वो मान लीजिए 1,0,0 है, इसका जो पोजीशन है वो 5,0,0 है, और इसके जो पोजीशन का कोऑर्डिनेट है वो क्या है 10,0,0। तो आप देखो किसमें चेंज हो रहा है, केवल और केवल एक्स के कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहे हैं, बाकी कोऑर्डिनेट वही रह रहे हैं, वो कांस्टेंट है। तो मतलब ये किसमें मूव कर रहा है, केवल एक्स एक्सिस पे ये इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, केवल एक्स एक्सिस में इसका डायमेंशन चेंज हो रहा है, बाकी एक्सिस पे इसका डायमेंशन चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरह का मोशन को अपन लोग क्या बोलेंगे, 1D मोशन बोलेंगे। या फिर मैं ऐसे देख लो, देखो बच्चों क्या वाई में चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, जेड में चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि देखो इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 0 है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये 1D मोशन है। और इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट केवल और केवल वाई में चेंज होता है, उसका पोजीशन केवल वाई में चेंज होता है, एक्स में चेंज नहीं होता, जेड में चेंज नहीं होता, तो उसको भी बोलेंगे हम क्या, 1 डायमेंशनल मोशन। ओके, 1 डायमेंशनल मोशन। जैसे बच्चों फिर से समझो, मैं कहा कि अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, 3 कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, चाहे वो एक्स का, चाहे वाई का, चाहे वो जेड का, तो मैं बोलूंगा ऐसे मोशंस को 1 डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन। अभी थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में। 2D मोशन की बात करें, अगर हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन की बात करें, तो 2D मोशन में देखो बच्चों क्या है
कि अगर ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है और ये हमारा z, सॉरी नॉट कोऑर्डिनेट, एक्सिस, ये x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस। ओके, तो अगर मैं कहता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से ट्रेवल करता है, जब मूव करता है, जिसमें x और y दो चीजें चेंज होती है लेकिन z वैसे ही रहता है। मैं कह दूं यहाँ पे जो इसका लोकेशन है, जो पोजीशन है, उसमें 1,2 है, ये हमारा मैं बोल दूं कि ये 2,3 है, ये मैं बोल दूं ये 4,5 है ना, कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे z एक्सिस पे जो है x y, वो z एक्सिस पे हमेशा कितना है, वो 0, वो कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे देखो कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, एक x और दूसरा y। तो इस तरह का जो भी मोशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2D मोशन बोलेंगे, जिसमें दो कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हो। जैसे मैंने बोला 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, 3 एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, जिसमें से दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, दो एक्सिस पे लोकेशन मिल रहा है। जैसे अगर x एक्सिस पे, y एक्सिस पे चेंज हो रहा है लेकिन z एक्सिस पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो इस तरह के जो मोशन होंगे उसको हम लोग बोलेंगे 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। ओके, चलिए अब 3D मोशन की अगर हम लोग बात करें, 3D मोशन की अगर हम लोग बात करें तो 3D मोशन में जरा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं बच्चों। इसमें x पे भी चेंज होगा, है ना, y पे भी चेंज होगा और z में भी चेंज होगा। जैसे मैं किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन कुछ ऐसे बताना चाहूं, ठीक है, जो x एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे हो, y एक्सिस पे हो, z एक्सिस पे हो, तो अगर इसको मैं बात करूं 2, 3, 4 या 5 पे है और कुछ टाइम के बाद ये जो है 4, 3, 6 पे हो जाता है, तो देखो यहाँ पे इसका जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। तो क्या तीनों कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे x भी, y भी, z भी, है ना, तीनों पे चेंज हो रहा है। तो ऐसे मोशन को अपन लोग क्या बोलेंगे, 3D मोशन बोलते हैं। तो बच्चों फिर से समझते हैं कि 1D मोशन क्या होता है, 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। 3 एक्सिस हैं, 3 कोऑर्डिनेट होंगे, तो 3 कोऑर्डिनेट में केवल 1 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो, बाकी 2 कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो, तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। दूसरा क्या बच्चों, दूसरा जो है कि अगर 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हो रहे हों, 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हो रहे हों और बाकी एक कांस्टेंट रहे, तो ऐसे मोशन को अपन लोग क्या बोलेंगे, 2D मोशन बोलेंगे। और 3D में क्या होता है कि तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, तो ऐसे मोशन को अपन लोग क्या बोलेंगे, 3D मोशन बोलेंगे। ओके, चलो ये तो हो गया बात बच्चों, डायमेंशन के बेसिस पे हम लोगों ने इसकी बात करी। अच्छा, नोट कर लो आगे। तो बच्चों ये इतनी बात तो हम लोग जान लिए, ठीक है। अब क्या है कि अपने को क्या पढ़ना है, थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि पूरे काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ना है, कितने तरह का मोशन की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन की, रेक्टिलिनियर मोशन की। ओके, सबसे पहली बात हम इनकी करेंगे। उसके बाद हम करेंगे दूसरे नंबर पे मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे। ओके, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे। और तीसरे नंबर जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन की, प्रोजेक्टाइल मोशन की। ओके, और उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे बच्चों, वो बात करेंगे चौथा रिलेटिव मोशन की। तो इन सारी चीजों की बातें हम लोग 1 बाय 1 करके करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव मोशन। ये 4 चीज हम लोग को पढ़ना है पूरे काइनेमेटिक्स में। ये 4 चीजों को अपने को पढ़ना होगा और सब में कुछ थोड़े बहुत केसेस हैं, उसको स्टडी करना, ठीक है। तो आज अभी स्टार्ट कर लेते हैं रेक्टिलिनियर मोशन को, है ना, रेक्टिलिनियर मोशन को आज अभी स्टार्ट कर लेते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन होता है क्या है। तो मैं इसको हटा देता हूं बच्चों और रेक्टिलिनियर मोशन की बात करेंगे। फिर उसमें जो जो हमारे मोशन पैरामीटर्स हैं उसकी हम लोग बात कर लेंगे। और फिर आज का जो लेक्चर थोड़ा एक समझ लीजिए इंट्रोडक्शन लेक्चर है ना। चलिए, अगर हम लोग बात करें रेक्टिलिनियर मोशन की, रेक्टिलिनियर मोशन, तो समझते हैं जरा रेक्टिलिनियर मोशन। तो समझो बच्चों रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। अगर इसको हमें डिफाइन करना हो तो हम बोलते हैं मोशन ऑफ अ बॉडी along a straight line। ओके, हम रेक्टिलिनियर मोशन को क्या बोल सकते हैं, मोशन ऑफ अ बॉडी along a
स्ट्रेट लाइन, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसको बोल सकते हैं वन डायमेंशनल मोशन। ये भी तो बोल सकते हैं बच्चों, बोलो, ये भी तो बोल सकते हैं। हम बोल रहे हैं कि मोशन किसी बॉडी का जो मोशन वो स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग हो, ठीक है, उसको अपन लोग बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। या अगर मैं बात कर रहा हूं केवल एक लाइन में कर रहा है तो इसका मतलब एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, उसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, उसका मतलब कौन सा मोशन है ये बच्चों, वन डे मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि वन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है एक्स वाई जेड में। लेकिन इसको जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, ठीक है, देखो रेफरेंस फ्रेम क्या होता है बच्चा, इसको जरा समझ लेते हैं हम लोग, है ना। ये एक ऐसा जोन होता है, जोन कह सकते हो, है ना, या फिर और क्या बोल सकते हो, इसको जोन बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो बच्चों, जोन के अलावा क्या बोल सकते हो, इसको हम जोन बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि रीजन, जोन बोल सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं एक ऐसा रीजन, रीजन जहां से फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वेशन ऑफ अ बॉडी टेकन, ठीक है, फॉर मोशन पैरामीटर्स, समझो। रेफरेंस फ्रेम क्या बोलेंगे हम लोग, रेफरेंस फ्रेम एक ऐसा जोन है, एक ऐसा रीजन है जहां से हम लोग ऑब्जर्वेशन लेते हैं किसी भी बॉडी का जो मोशन में होती है, ठीक है, किसके लिए लेते हैं, मोशन पैरामीटर्स के लिए। जैसे मोशन पैरामीटर्स क्या हुआ बच्चों, अगर मोशन पैरामीटर्स की बात करें तो क्या, जैसे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, या हम डिस्टेंस की बात करें, या हम लोग डिस्टेंस की बात करें, है ना, या फिर हम लोग बात करें किसकी, वेलोसिटी की बात करें, ओके, या फिर हम लोग स्पीड की बात करें, ओके, या फिर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें, ठीक है। तो फिर से समझते हैं बच्चों, रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट जहां से हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, एक ऐसा जोन होता है, एक ऐसा रीजन होता है जहां से ऑब्जर्वेशन ली जाती है, ठीक है, जहां से ऑब्जर्वेशन ली जाती है, ओके, किसी भी एक मोशन पैरामीटर के लिए। तो हम लोग इसमें बात करेंगे अब डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस की, वेलोसिटी की, स्पीड की एंड एक्सेलरेशन की, अलग अलग बातें हम लोग कर लेंगे। तो दो तीन बातें अपन लोग समझे बच्चों की, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज द रेक्टिलिनियर मोशन। सेकेंड, हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये वन डायमेंशनल मोशन होता है बच्चों, ये वन डायमेंशनल मोशन होता है। और रेफरेंस फ्रेम को हम लोगों ने क्या बताया कि एक ऐसा रीजन होता है या जोन होता है जहां से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं फॉर द मोशन पैरामीटर्स, ओके। अब मोशन पैरामीटर्स में क्या क्या बच्चों है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है एंड स्पीड है। तो अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एंड डिस्टेंस क्या होता है। अब इसकी जरा हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों, ओके, चलो। अब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये इन सारी चीजों को मोशन पैरामीटर्स की हम लोग अब बात करेंगे। तो अभी हम लोग बात कर लें किसकी, हम लोग बात कर लें किसकी, डिस्टेंस की, ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट की, ओके। दो बातें हम लोग करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सपोज करिए कोई एक ब्लॉक है या कोई कार है, ये कोई कार है बच्चों, ठीक है, ये v वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करता है, ये पोजीशन A है, ये पोजीशन B है, और जो कार है वो कुछ ऐसे चलता है, ओके, कार कुछ ऐसे चलता है और पोजीशन B तक पहुंच जाता है, ठीक है, ये A से ये B पे पहुंच गया कार, ठीक है। तो ये जो पाथ है बच्चों, ये जो पाथ कवर कर रहा है, पाथ जो कवर कर रहा है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। यहां लिख सकते हो द पाथ कवर बाय ऑब्जेक्ट या बॉडी इज नोन एज द डिस्टेंस, ठीक है। ये पाथ जो कवर कर रहा है, जो पाथ पे चल रहा है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी, जैसे शॉर्टेस्ट पाथ यही तो होगा, ए से बी तक की अगर बात करें हम लोग, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा बच्चों, यही होगा ना। तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला हमने, डिस्टेंस को बोला शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन
टू फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन, ये बात मैं बोल ले रहा हूं कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन इनिशियल पोजीशन, ये हमारा इनिशियल पोजीशन है और ये हमारा फाइनल पोजीशन है। तो मैंने कहा कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट एंड द पाथ कवर बाय ऑब्जेक्ट, the path covered by the object is known as the distance. Okay, तो this is the basic difference between the distance and displacement. आप देख रहे हो क्या, आप क्या देख रहे हो कि अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो केवल इसी डायरेक्शन में अपने को शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा, ना कि इधर मिलेगा, ना कि इधर मिलेगा, ना इधर मिलेगा। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ हुआ और इसका डायरेक्शन है। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी बच्चों, ये क्वांटिटी हो गई वेक्टर। ओके, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो स्केलर है, वो किधर भी जाएगा, ठीक है, वो इधर से भी होकर ऐसे जा सकता है। तो ये कैसी क्वांटिटी है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ओके, और ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, समझो बच्चों, ठीक। तो ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक चीज और, इसकी जो यूनिट है, इसकी डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी बच्चों, वो होगी मीटर, है ना, किसमें, एमकेएस सिस्टम में या एसआई सिस्टम में। इसकी भी जो यूनिट है बच्चों वो भी क्या होगी, मीटर। इसको हम लोग ऐसे मीटर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर। यहां पे भी लिख लीजिए बच्चों मीटर। ओके, मीटर। और अगर हम आपसे बात करें कि डायमेंशन, डायमेंशन कैसे हम दिखाएंगे बच्चों, डायमेंशन में हम लोग जानते हैं मास को किससे दिखाते हैं, मास को एम से दिखाते हैं, लेंथ को किससे दिखाते हैं, लेंथ को हम लोग दिखाते हैं एल से, और टाइम को किससे दिखाते हैं बच्चों, वो दिखाते हैं टी से। तो अगर इसका हमें डायमेंशनल फार्मूला लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग लिखेंगे एम पे पावर 0, एल पे पावर 1, टी पे पावर 0। ओके, ये तो दिखाएंगे बच्चों। और वही सेम टू सेम इसके लिए भी हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, एम पे पावर 0, एल पे पावर 1, टी पे पावर 0। ये डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस आया बच्चों, क्या क्या आया। पहला चीज हम लोगों ने देखा क्या, कि क्या देखा हम लोगों ने कि डिस्टेंस क्या होता है, पाथ कवर बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो पाथ हमारी कवर करती है उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट मीटर होता है। इसका डायमेंशनल फार्मूला एम पे पावर 0, एल पे पावर 1, टी पे पावर 0 होता है। ओके, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसको हम लोग, जो इसकी यूनिट होती है वो मीटर होती है, और इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है एम पे पावर 0, एल पे पावर 1 एंड टी पे पावर 0। ओके, चलो ये बात तो समझ में आया। अच्छा, एक चीज और देखिए यहाँ पे, एक चीज और देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसमें कौन सा बड़ा है, हमेशा आप देख सकते हो, हमेशा जो है ऐसा हो सकता है, देखो इसमें ऐसा हो सकता है कि जो हमारा डिस्टेंस है बच्चों, वो जो हमारा डिस्टेंस है वो ऑलवेज या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो ग्रेटर हो जाए डिस्टेंस से। हाँ, अगर मान लीजिए पॉइंट ए है, ओके, और ये पॉइंट बी है, और कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे कोई आदमी है, ओके, ए से बी तक जाता है, ये ए से बी तक जाता है, तो बच्चों ये इसके लिए तो यही डिस्टेंस हो जाएगा और यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, दोनों एक ही हो जाएंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से क्या है, इक्वल है, मतलब बराबर है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो जाए, ठीक है। चलो अब एक बात और समझते हैं, एक पॉइंट और लिख लीजिए कि डिस्टेंस में लिखिए, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, नहीं हो सकता, नेवर नेगेटिव। ओके, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होगा, है ना भाई। आप दूरी को कैसे निगेटिव बोलोगे, डिस्टेंस को नेगेटिव कैसे बोलोगे बच्चों, नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना भाई। आप अगर नहीं चले तो यहाँ पे 0 पे है, अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं तो उस जगह तक मेजरमेंट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो आएगा नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ओके, या फिर 0 भी हो सकता है ना। इसकी चर्चा हम करेंगे, इस केस को हम पढ़ेंगे आगे कि ये कैसे ये पॉजिटिव हो रहा है, 0 हो जा रहा है और निगेटिव हो जा रहा है, और ये कभी भी निगेटिव नहीं हो रहा है। तो ये बातें आपको अभी फिलहाल नोट कर लेनी है। ओके, फिलहाल ये बातें आपको नोट कर लेनी है, फिर हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। ओके बच्चों, ओके, चलो बच्चों थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में। जैसे मैं कहता हूं एक ऑब्जेक्ट है ना, एक ऑब्जेक्ट है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों हम लोग, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्ट है, ओके, ऑब्जेक्ट है जो 3 मीटर चलता है इधर के डायरेक्शन में, इसको हम ऐसे बोल दें, ये हमारा ईस्ट, ये वेस्ट,
ये नॉर्थ और ये साउथ, ऐसे मैं डायरेक्शन दे दिया हूं इसको। तो ईस्ट में चलता है कितना 3 मीटर, वेस्ट में चलता है कितना, नॉर्थ में कितना चलता है 4 मीटर। तो बताइए अब इसका पोजीशन जो है ये यहाँ पे है, तो अब बताइए इसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट दोनों चीजें बताना है, ये डिस्टेंस बताना है एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है। देखो बच्चों क्या है कि अगर ये यहां से चलना स्टार्ट करता है, ये 3 मीटर इधर 4 मीटर इधर, तो बच्चों हम लोगों ने बताया था फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से आप मिला दीजिए, तो ये जो आएगा वो क्या आएगा बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट आएगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, अगर ये 3 है ये 4 है और ये 90 डिग्री बना रहा है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5 मीटर। √3 स्क्वायर प्लस √4 स्क्वायर लिख सकते हो बच्चों, √ कितना 3 स्क्वायर प्लस √4 स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 16 इक्वल टू कितना √25 इक्वल टू कितना आ गया 5। ठीक बात। चलो अब डिस्टेंस की अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, पहले 3 इधर चला 4 इधर चला। हमने बोला था डिस्टेंस क्या, तो जो पाथ कवर करते हैं, जो पाथ कवर करते हैं बच्चों वो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो 3 इधर 4 इधर तो कितना आ गया 5 मीटर। ओके, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन पे अगर हम लोग चले बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, इतना छोटा क्वेश्चन था कि करते हुए भी आपको शर्म आ जाएगा। ओके, चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं बच्चों, एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। एक ये स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर कह सकते हो या फिर आप बोल सकते हो एक ऐसा सर्किल है। ओके, एक ऐसा ये सर्किल है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, चाहे कोई एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। जब आदमी, इसका जो रेडियस है, वो रेडियस है बच्चों वो कितना है, वो r है ना, तो ये 2r पे हुआ। ये जब सेमी सर्किल जब मूव करता है, ये मूव करके यहाँ पे आ जाता है, ये सर्किल जब यहाँ पे आ जाता है, ये आदमी यहाँ पे ये चिपका हुआ, समझ लो इसी पे इसको चिपका दिया गया इस आदमी को। जब ये आदमी यहाँ पे आता है, ऐसे घूमते 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 यहाँ पे इस पोजीशन पे आ जाता है, तो बताओ आप, ये इस पोजीशन पे आ जाता है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्या लिखोगे बच्चों आप, अगर मैं बोलता हूं कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो तो क्या लिखोगे। देखो बच्चों ये कितना है, ये r, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया 2r। हम लोगों ने बोला था डिस्प्लेसमेंट के लिए कि फाइनल पोजीशन को और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ इसको मिला दो, इसको मिला दो बच्चों, तो कुछ यही होगा क्या, यही तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ओके, तो अगर हम इसको मिला दें तो देखो कितना हो जाएगा। अगर हम इसको मिला दें बच्चों तो देखो ये इतना दूर चला, आधा चला है, इसका सरकमफ्रेंस कितना है 2πr होता है, आधा चला है तो कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना चला होगा, वो चला होगा πr, यही तो चला होगा बच्चों। और ये कितना है, ये आपका है 2r, ये r और ये r कितना 2r। ये वाली वैल्यू निकालना, नहीं निकाल लेंगे अब, ये वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, ये वैल्यू निकाल लिए, कितना हो जाएगा √ कितना πr स्क्वायर, πr का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। ओके, तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो कितना आ जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओके, ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा πr स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, r स्क्वायर कॉमन कर लें तो कितना आ जाएगा बच्चों, r √ पाई प्लस 4, ये हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट नोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन करते हैं, बेहतरीन बेहतरीन 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़े। ओके, देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि रबर वाल है जो ड्रॉप किया जा रहा है, हाइट है 2 मीटर अबव द ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड से ये 2 मीटर पे है, एक रबर बॉल है, ठीक है, इसकी हाइट कितना दे रखी है 2 मीटर। ओके, और जैसे नीचे आ रहा है 1 स्ट्राइक के बाद ये अपनी हाइट का कितना ट्रेवल कर रहा है, अपनी हाइट का 0.8 मतलब 2 × 0.8, और फिर जब नीचे आ रहा है तो फिर अपनी हाइट का कितना 0.8। तो फिर मान लो ये दूसरी बार ये फिर यहाँ पे आया और फिर आया नीचे, ठीक, और फिर जो ट्रेवल कर रहा है वो कितना बच्चों, ये मान लीजिए कितना, ये फिर से अब कितनी है पूरी हाइट है, पूरी हाइट है 2 × 0.8 है, तो 2 × 0.8 का कितना
फिर 0.8। समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रबर बॉल है, उसको मैं किसी एक हाइट से ड्रॉप कराता हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लो ये हमारा रबर बॉल है, ठीक है, ये हाइट से गिरा रहे हैं। इस हाइट से गिराने के बाद ऐसे हाइट से मैंने गिराया और ये हाइट दिया 2 मीटर। ओके, तो ये 2 मीटर से ऐसे गिराने के बाद बच्चों ये फिर जब ऊपर की तरफ जा रहा है स्ट्राइक करने के बाद, फिर ऊपर जा रहा है तो अपने हाइट है 0.8 जा रहा है। फिर जब नीचे आ रहा है फिर स्ट्राइक कर रहा है तो जो हाइट है उसके 0.8, फिर आ रहा है फिर उसका 0.8, और ऐसे तब तक हो रहा है जब तक वो रुक ना जाता है। तो कह रहा है कि कैलकुलेट करिए कि उसका डिस्टेंस कितना होगा। ओके, समझिए बात को। जितनी बार ये ट्रेवल करेगा, जितनी बार ये स्ट्राइक करेगा, उतनी बार अपनी हाइट का कितना कवर करता है? 0.8। ओके, देखिए लिखा हुआ है each time it strike the ground it rises to a height of 0.8 times the height with which it fall. Find total distance covered by the ball before it stop. ओके, चलो, तो पहली बार तो बच्चों ये 2 मीटर पे था, स्ट्राइक करने के बाद पहली बार में कितना ऊपर गया? 2 × 0.8। तो हम बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे जो H1 की वैल्यू होगी इनकी, ये H1 की वैल्यू तो मान लीजिए ये हो गया तुम्हारा 2 मीटर। ओके, H2 की बात करें, अगर हम ये हाइट H2 की बात करें तो कितना होगा बच्चों? ये 2 मीटर का कितना? 0.8। अगर हम इस तरह से H3 की बात करें तो कितना हो जाएगा? ये हमारा H1 था, ये मान लीजिए हमारा H1 था, इसको मैं H2 बोल लूं, और ये हमारा H3। तो H3 कितना हो जाएगा बच्चों? हाइट कितना हुआ? अब हाइट है 2 × 0.8 और इसका कितना? 0.8। ओके, और इसी तरह से मैं अगर H4 की बात करूं, अगर मैं इसी तरह से H4 की बात करूं तो H4 कितना हो जाएगा? ये अपनी हाइट हो जाएगी, है ना, 2 × 0.8 का स्क्वायर, है ना, और इसका कितना? 0.8, है कि नहीं? बोलो। इसी तरह से बढ़ता जाएगा, इसी तरह से ऑर्डर बनता जाएगा, और ये तब तक होगा जब तक ये स्टॉप ना कर जाए। तो जरा देखते हैं बच्चों, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 2 × 0.8 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 × 0.8 का क्यूब, और इस तरह से ये कहां तक जाएगा? ये इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना। तो टोटल अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हो, अगर मुझे क्या निकालना बच्चों? डिस्टेंस निकालना हो, तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? अगर हम लोग डिस्टेंस निकालना हो तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं डिस्टेंस के लिए। पहले कितने चला? 2 मीटर चला, चलो 2 मीटर हमने लिख लिया, प्लस जो H1 हाइट चला। दूसरे में क्या चला बच्चों? H2। जैसे ये देखो, ये 2 मीटर चला और फिर यहां से गया और फिर यहां से आया, तो ये तो डिस्टेंस हुआ ना। तो मैं लिख सकता हूं क्या? यहां पे लिख लें, फिर वैल्यू रख देंगे। पहले तो H1 हो गया, फिर क्या? 2H2, फिर कितना? 2H3, और ऐसे करते करते कहां तक? इनफाइनाइट तक। ये तो जाएगा भाई। यहां से डिस्टेंस क्या? ये गया और फिर आया, ठीक है, यहां से ड्रॉप हुआ। देखो बच्चों समझो, ये 2 मीटर तो यहां हो गया, ये H1 हो गया, फिर यहां से कितना गया? 2 × 0.8 तक, और फिर नीचे तक आया 2 × 0.8, तो इसका 2 टाइम्स, ठीक है। उसी तरह से इसका 2 टाइम्स, और इसी तरह से कहां तक जाएगा? ये इनफाइनाइट को जाएगा। तो वैल्यू हम रख दें अगर यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा बच्चों? देखो ये 2, और इसकी वैल्यू कितना? H1 का 2 × 0.8 प्लस 2 × कितना बच्चों? इसका ना 2 × 0.8 का स्क्वायर, और प्लस कितना? 2 × 0.8 का क्यूब, और ऐसे कहां तक? इनफाइनाइट तक। ओके, चलो अब देखो बच्चों, इसको 2 को कॉमन कर दें, और यहां पे मैं 4 × 0.8 अगर मैं कॉमन कर लूं तो कितना आ जाएगा? देखो जरा, 4 × 0.8 अगर मैं कॉमन कर लूं बच्चों तो कितना आएगा? 4 × 0.8 अगर मैं कॉमन कर लेता हूं तो यहां बचा 1, और यहां पे कितना बचेगा बच्चों? यहां पे बचेगा 0.8, और यहां पे कितना बचेगा बच्चों? 0.8 का स्क्वायर, और ऐसे ऐसे 0.8 का क्यूब। तो अगर आप पढ़े होगे मैथमेटिक्स में तो एक बात आपको दिख रहा होगा, ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है बच्चों जीपी, है ना। ये क्या बना रहा है? जीपी बना रहा है। और इसका जो सम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? इसका सम निकालते हैं बच्चों a/1 - r, जहां r क्या होता है? दूसरा पद बाई पहला पद। यही तो होता है, बोलो, यही तो होता है बच्चों। हाँ, अरे आपको याद होगा, अलग से पढ़ा दे क्या उसको? ओके, तो ये जीपी बना रहा है, तो ये पहला पद कितना बच्चों? यहाँ पे पहला पद है 0.1 फर्स्ट टर्म्स, और कॉमन रेशियो आर को हम लोग कैसे निकालते हैं? आर को मैं किधर लिख लूं? चलो बच्चों यहां मैं लिख लेता हूं आर कैसे लिखते हैं। आर इक्वल टू क्या होता है? सेकेंड पद, या सेकेंड ये बोल सकते हैं पद बाई फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड पोजीशन बाई फर्स्ट पोजीशन, या बोल सकते हो इसको सेकेंड टर्म्स बाई फर्स्ट टर्म। ओके, तो सेकेंड टर्म क्या है? 0.8 है, फर्स्ट टर्म कितना है? 1 है,
है ना, तो इसका कॉमन रेशियो कितना आ गया 0.8, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.8। ओके, यही तो होगा, तो रख देते हैं वैल्यू, देखते हैं जरा कितना आता है। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे ब्लॉक कर दूं इस लाइन को, और ये डिस्टेंस इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, डिस्टेंस इक्वल टू आ गया 2 + 4 × 0.8। ओके, और कितना ए की वैल्यू कितना है 0.8। ओके, 0.8 या कौन सा ए क्या होता है बच्चों, ए क्या होता है, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म होता है ना, बोलो, ये तो हमारा फर्स्ट टर्म होता है। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म तो 1 है ना बच्चों, देखो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म 1 है, तो ये 1 हो गया, तो ये बच्चों हो गया 1/1 माइनस 0.8 कितना बचा 0.2। ओके ओके बच्चों, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लिया जाए, कितना आ जाएगा 2 प्लस ये कितना आ जाएगा 3.2 × 1/0.2, है ना। तो अब देखो दो पॉइंट कितने के बाद है बच्चों, एक पॉइंट के बाद ये है 3.2 है ना, 3.2 है, और एक कितने पे है 0.2 पे है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, बोलो बोलो बच्चों, ये पॉइंट तो हटा सकते हैं ना हम, ये पॉइंट दोनों हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं कट कर लूं तो कितना आ गया 16, और 16 2 कितना हो गया 18, तो ये 18 मीटर इसका क्या आ गया डिस्टेंस आ गया। चलो एक बार और समझा देते हैं, एक बार और इस क्वेश्चन को समझा देते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है कि अगर एक बॉल है, उसको 2 मीटर की हाइट से ड्रॉप करते हैं, तो जितनी बार वो नीचे गिरता है, हर बार अपनी हाइट का 0.8 ऊपर की तरफ क्या करता है, उतने टाइम्स जो है वो हाइट को अटेन करता है फिर से। तो ये पहला हाइट 2.2 मीटर था, दूसरा जो है 2 × 0.8 हो गया, फिर ये अब इसके लिए हाइट इस सेकंड वाले के लिए क्या होगा, हाइट ये होगी, फिर इसका 0.8, है ना। तो ऐसे करते करते इनफाइनाइट को जाएगा, तो हम लोग h1 ये h हो गया, और ये जाने में और फिर आने में, है ना, जो टाइम ले रहा है, तो उसके लिए हम 2 टाइम्स कर दे रहे हैं, यहाँ पे 3, ये सबको h3 सबको हम 2 टाइम्स कर दिया, वैल्यू मैंने पुट कर दिया। तो यहाँ पे तो जीपी बना दिया, जीपी का जो सम होता है वो फर्स्ट टर्म बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म क्या बच्चों, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है, कॉमन रेशियो क्या है 1, कॉमन रेशियो क्या निकालते हैं सेकंड बाई फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म 0.8 बाई फर्स्ट टर्म 1 हो गया, तो क्या 0.8 आ गया, तो 1 माइनस 0.8 आ गया, तो वैल्यू इसकी कितनी आ गई 0.2, और कैलकुलेट करें तो हमने वैल्यू आ गया क्या 18 मीटर। तो ये आ गया बच्चों डिस्टेंस, है ना, ये आ गया अपना डिस्टेंस। चलो अब थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं बच्चों। चलो अगर हम लोग बात करें बच्चों कि जैसे पॉजिटिव नेगेटिव की हम लोग बात कर रहे थे कि डिस्टेंस का पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, तो जरा उसको हम लोग देख लेते हैं, है ना, कि कब हमारा पॉजिटिव होगा कब हमारा नेगेटिव होगा, ये जरा हम देख लेते हैं बच्चों। तो बस इसको हटा दें, है ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट। जैसे मैं कहता हूं बच्चों, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, ये आदमी ए से बी पे जाता है, ओके, 10 मीटर, ये मान लीजिए 20 मीटर है, यहां से ये ए से बी तक कितना डिस्टेंस है, ये 20 मीटर है, ओके, और फिर बी से आदमी कहां जाता है, ये सी पे आ जाता है, ठीक है, ये सी पे आ जाता है, ठीक है। तो बताओ अगर ये डिस्टेंस इसका 13 मीटर है, तो बताओ कि डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें, तो कितना आएगा 20 और प्लस 13 कितना हो गया 20 और प्लस 13 चला, तो बच्चों 33 मीटर हो गया। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें, तो हमने बोला था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसको लिख सकते हो। तो फाइनल पोजीशन कहाँ पे बच्चों, फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, फाइनल पोजीशन यहाँ से देखो, यहाँ से अगर यहाँ पे ये पोजीशन ए है, तो इसका फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन है बच्चों यहाँ पे, ये यहाँ से 7 मीटर पे है ना। तो 7 और इनिशियल पोजीशन 0 है, तो कितना आ गया बच्चों 7 मीटर। ओके चलो, कोई जरूरी नहीं कि हर बार हम ऐसे ही करें। हम यहाँ पे जो ऑब्जर्व कर रहे थे, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे लिए थे, अगर मैं रेफरेंस पॉइंट यहाँ से 10 मीटर दूरी पे लूँ, ये आदमी कोई है, कोई ये अंकल जी हैं जो आराम से बैठ के खाली देख रहे हैं, इनका काम केवल देखना है, ठीक है। ये हमारा अगर रेफरेंस पॉइंट हो जाए तब क्या होगा, अगर ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो और ये यहाँ से 10 मीटर मान लीजिए 10 मीटर की दूरी पे है, तो हम लोग क्या करेंगे,
तब हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तब देखो बच्चों, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात, डिस्टेंस की बात करें तो यहां से जितना चला, जो पाथ कवर करता वो डिस्टेंस होता, वो तो डिस्टेंस समझ में आ गया। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहां से इसका फाइनल पोजीशन कितना है, ये फाइनल पोजीशन 10 ही है, 7 ही है ना। इसके रेफरेंस ऑफ पॉइंट से देखें, अगर इसके रेफरेंस ऑफ पॉइंट से देखें तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन कहां पे है, यहां से 10 ये और 7 ये, तो कितना 17, और माइनस इस यहां से इनिशियल पोजीशन कितना था, इसका 10 था। देखो भैया यहां से इनिशियल पोजीशन यहीं पे तो था, -10, तो कितना आ गया 7 मीटर। तो ये बात अपने को समझ में आया कि रेफरेंस पॉइंट पे अपना डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करता है। ओके, चलो ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस देखो बच्चों क्या है, दूसरा केस देखो, तो ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस देखो, अगर मैं कहता हूं कि ये आदमी जाके यहीं पे रुक जाता, ये आदमी, ये पहला केस था, नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो। अगर मैं कहता कि ये आदमी जाके यहीं पे रुक जाता, यहीं पे रुक जाता, तो बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होता अगर ये 20 मीटर है तो आप क्या बोलते, इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखो बच्चों, अब देखो, अब डिस्टेंस कितना होगा भाई, यहां से जितना चला वही तो डिस्टेंस है, वही तो इसका डिस्टेंस होगा। ओके, तो कितना चला 20 मीटर चला, तो डिस्टेंस कितना हो गया 20 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, अगर यहां से मैं देखूं तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ 20 ही हुआ। ओके, ठीक है, 20 हुआ भाई, फाइनल पोजीशन 20, इनिशियल पोजीशन 0, तो कितना आ गया 20 आ गया। लेकिन अगर मैं रेफरेंस पॉइंट इसको लूं तब देखते हैं क्या होता है। यहां से इसका जो पोजीशन है वो फाइनल पोजीशन कितना है 10 + 20, मतलब कितना बच्चों, ये 30 पे है, माइनस यहां से कितना, ये 10 पे है, 30 - 10, तो कितना आ गया बच्चों 20 मीटर आ गया। तो ये आ गया दूसरा केस, है ना। चलो, तो पहले वाले केस में क्या था कि जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट था, जो डिस्प्लेसमेंट था वो लेस देन था डिस्टेंस से। ओके, अब यहां पे क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, बराबर है, दोनों इक्वल है। ओके, दोनों इक्वल है। अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं बच्चों कि जब ये निगेटिव हो जाएगा। चलो इसको मैं हटा देता हूं, नोट कर लो। ओके, नोट कर लो बच्चों, चलो मैं हटा देता हूं इसको अब, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। चलो अब नेक्स्ट केस देखते हैं बच्चों। मैं कहता हूं कि आदमी अब यहां पे खड़ा था, है ना, आदमी अब यहां पे खड़ा था, ये आदमी यहां पे खड़ा था और यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और इसका जो फाइनल पोजीशन है यहां से, ये इस लोकेशन से 20 मीटर पे है, और आफ्टर t सेकेंड बाद या कुछ समय बाद ये आदमी का यहां आ जाता, मतलब अब ये पोजीशन जो था वो A था और B पोजीशन जो है वो ये है। तो अब बताओ डिस्टेंस कितना होगा, तो भैया डिस्टेंस तो वही होगा जो चलेगा, ठीक है 20 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब देखो जरा बच्चों, फाइनल पोजीशन कहां पे है उसका, यहां से फाइनल पोजीशन किसका कहां पे है 10 पे है, तो 10 और माइनस इनिशियल पोजीशन कहां पे था, यहां से 30, तो ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 10 - 30 मतलब -20 मीटर। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, है ना। और अगर आप यहां से भी कैलकुलेट करते, यहां से भी कैलकुलेट करते तो फाइनल माइनस इनिशियल करते तो फाइनल माइनस, तो फाइनल 0 पे है, इनिशियल 20 पे था, तब भी कितना आता -20 मीटर आता, चाहे इसके रेफरेंस में करो चाहे यहां से कर लो, ठीक है। तो यहां पे आपको देख रहे हो क्या कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो निगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, निगेटिव है, और डिस्टेंस से कम है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। जीरो कैसे होगा बच्चों, जरा जीरो का देख लेते हैं। जैसे ये कोई पार्टिकल है ना, ये यहां से चलना स्टार्ट करता है, कोई आदमी यहां से चलना स्टार्ट करता है और फिर यहीं पे आ जाता है, घूम फिरा के फिर यहीं आ जाता है, ठीक है। ये 20 मीटर चला और फिर 20 मीटर यहीं आ गया, 20 मीटर फिर चल के, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या लिखोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन भी 0 है और इनिशियल पोजीशन तो 0 पे था ही, 0 - 0 कितना आ गया 0। ओके, बात समझ में आया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस कितना हुआ बच्चों, डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस 20 इधर चला 20 इधर चला, कितना 40 मीटर। तो ये आपने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। इस पे और भी सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, लेकिन पहले आज का बस इतना ही बच्चों, नोट कर लो, लेकिन प्लीज लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।